शब्द देखते हैं, अरबी शब्द। ये आपके सामने कुछ अरबी शब्द है, अदा, अजब, अमीर। बहुत ही खूबसूरत अरबी और उर्दू की जो भाषा की जो बोली होती है, जो भाषा होती है, काफ़ी सुनने में और बोलने में अच्छी लगती है। और काफ़ी जैसे अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आशार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, ये सब सारे शब्द जो हैं ये अरबी शब्द हैं। ठीक है, सुनने में बहुत, और शायरी में, शेरो शायरी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे कुछ तुर्की शब्द से भी मैं आपका रूबरू कराना चाहती हूँ। ये तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द आगा, उर्दू, कालीन, काबू, कैची, कुली, कुर्की, चेचक, लाश, सौगात, ये सारे जो शब्द हैं, शुराग, ये सब तुर्की शब्द है। अंग्रेजी शब्द आप हिंदी में, हिंदी बोलते बोलते आप कुछ ऐसे शब्द भी बोलते हो जैसे हॉस्पिटल। गांव के लोग भले ही वो इंग्लिश नहीं जाने, लेकिन बहुत बार आपने सुना होगा उनके जबान से, मुंह से, जब वो बोलते हैं तो हॉस्पिटल ज़रूर बोलते हैं, पुलिस स्टेशन ज़रूर बोलते हैं। तो ऐसे शब्द विदेशज कहलाते हैं, यानी वो जो शब्द हैं उसको हम अपनी बोली में, हिंदी में बोलने लगे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल, यानी उसका जो रूप है, उसका जो अर्थ है वो है अफसर, यानी अफसर। ठीक है, इंजन यानी इंजन, डॉक्टर, डॉक्टर, लैंटर्न यानी लालटेन, स्लेट, स्लेट जिसको आप बोलते हो, हॉस्पिटल यानी अस्पताल। ठीक है, थिएटर यानी थिएटर, और टैप, माइल, मील, तारपीन को टर्पेंटाइन बोलते हैं, बॉटल, बोतल, इंग्लिश में बॉटल, हिंदी में उसको बोतल बोलते हो। ठीक है, कैप्टन, हिंदी में उसको कप्तान बोलते हैं। टिकट यानी टिकस, देशज भाषा में बोलते हैं टिकस नहीं लाया, तो ये टिकस जो है ना शब्द, ये टिकट से ही बना हुआ है। तो ये कुछ शब्द अंग्रेजी से, यानी अंग्रेजी से तद्भव यानी हिंदी में लाया गया। ठीक है, आगे है, अब हम जानेंगे कुछ फारसी शब्द के बारे में। ये फारसी शब्द अब अपने दिमाग में थोड़े बहुत शब्द रख सकते हैं। अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, ये सारे जो शब्द हैं, आवारा, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, ये सारे जो शब्द हैं ये सभी शब्द फारसी लैंग्वेज से हैं, फारसी शब्द हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। आपको समझ में नहीं आता कौन से शब्द तत्सम है, या तत्सम को हम कैसे तद्भव में बदलें, कैसे पहचानें कि ये शब्द तद्भव है या ये तत्सम है। तो मैं एक पॉइंट बताती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन कौन से शब्द तत्सम है, या पहचानने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इन अक्षरों को अगर देखो तो आप कह सकते हो कि ये तत्सम है। जैसे अगर किसी शब्द में अक्षा, त्र और ज्ञ, अक्षा, त्र और ज्ञ ये आए वर्ण, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द तत्सम होते हैं। अब बात भी हो सकता है, बट 99% श्योर है कि अक्षा, त्र, ज्ञ वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे अक्षु। ठीक है, तो ये सारे शब्द, उसका अर्थ होता है आँख। तो इसका मतलब ये है कि अक्षा, त्र, ज्ञ अगर किसी शब्द में लगा हुआ है तो आप कह सकते हो, संभावना है कि वो तत्सम ही होंगे। ठीक है, री, री में अगर कृपा, री की मात्रा अगर किसी शब्द में लगी हुई है तो आप कह सकते हो कि ये तत्सम शब्द है। र, रूप, र के रूप, र के रूप मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। क्रम, कर्म। ठीक है, इस कर्म में हमने पढ़ा था कि इसमें आधा र होता है, क्रम में आधा क होता है। तो ये जो र के रूप है और ये सब जो रूप हैं ये कहलाते हैं, अगर ऐसे भी आपको मिले किसी शब्द में र का कोई रूप इस तरीके का, तो आप कह सकते हो कि ये तत्सम शब्द है। अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे कि ऐसे शब्द तत्सम शब्द में आते हैं, तत्सम रूप होते हैं उसके। ठीक है, कभी कभी तलाविश
और मूर्धन्य श, अगर ये दोनों स वाले भी शब्द आते हैं जिसमें ये दोनों स हो तो तत्सम माना जाता है। अपवाद भी हो सकता है, लेकिन स और स दो वर्ण अगर आए किसी शब्द में तो तत्सम होने की संभावना है। ठीक है, तो ये थी तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका। अब हम देखेंगे रचना बनावट के आधार पे शब्द के भेद। रचना बनावट का मतलब ही होता है रचना, यानी आप किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो, फॉर्मेशन होता है उसका। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद है। कौन कौन से? तो जो रूप है शब्द के, एक है रूढ़ शब्द, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ की अगर बात करें तो रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो शब्द अपने आप में पूरे हो, यानी वो कंप्लीट हो। ठीक है, यानी वो अपने आप में पूर्ण हो, पूरा हो। ठीक है, अपने आप में पूरे हैं तथा किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते हो, वो स्वतंत्र हो, अर्थात शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो। अगर आप उसको टुकड़ा कीजिए या अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए तो उसका कोई भी पार्ट, उसका कोई भी टुकड़ा का कोई मतलब ही ना निकले, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वे सारे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे नाक, नाक ये रूढ़ शब्द है। किस तरीके से पहचानेंगे? अगर नाक को आप विभाजित करो, अलग अलग करो, ना और का, इसके किसी भी भाग का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। वैसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, कंप्लीट हो और उसके किसी भी खंड का कोई भी सार्थक मतलब ना निकले, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कान, चीता, चीता, इसके किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं है। पक्षी, आँख इत्यादि। आगे हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक का ही मतलब होता है योग, यानी मिला हुआ। ठीक है, तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड, यानी उसको अगर टुकड़ा करो तो उसके हर एक टुकड़े का कुछ ना कुछ सार्थक मतलब जरूर निकले। तो वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से बने हो और उसके खंड सार्थक हो, उसके खंडों का कोई अर्थ निकले, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञशाला, यहाँ शाला प्रत्यय लगा हुआ है, तो यज्ञशाला में 2 शब्द मिले हैं, यज्ञ और शाला, यानी आवास, घर। तो वह जगह जहाँ पे यज्ञ हो, यज्ञशाला। विद्यालय, इसमें 2 शब्द है, विद्या और आलय। तो इस तरीके का जो शब्द होता है वो होते हैं यौगिक शब्द। आगे योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, कुछ यौगिक शब्द कभी कभी योग रूढ़ कहलाते हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि यौगिक और योग रूढ़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। योग रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द तो होते ही हैं, लेकिन वैसे यौगिक शब्द जिसका कोई विशेष मतलब निकले, जिसका कोई विशेष अर्थ निकाला जा सके, जिसका स्पेसिफिक कोई मतलब हो, मीनिंग हो, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। समझेंगे? कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ, यानी जो उनका मीनिंग है, उससे हट करके, यानी उसके साथ साथ कोई विशेष भी अर्थ रखते हो, वैसे शब्द जो होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पंकज, एक एग्जाम्पल देखेंगे तो ये उदाहरण है पंकज। ये पंकज, पंख जोड़ ज मतलब जन्मा। ठीक है, तो पंख यानी कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ, यानी अर्थात कमल। तो पंकज का मतलब क्या है? कि जो कीचड़ में जन्मा हुआ हो, या जो जिसकी कीचड़ से उत्पत्ति हुई हो। तो कीचड़ में जन्मा हुआ, ये इसका मतलब है, लेकिन एक एक इसका विशेष अर्थ, यानी उसको नाम दे दिया गया कमल। तो ये जो कमल है ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। समझने की बात है कि हर एक यौगिक शब्द, अगर किसी यौगिक शब्द के विशेष अर्थ निकले, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, पीतांबर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका पेट लंबा हो, या तो वो लंबोदर अर्थात गणेश, इसका विशेष अर्थ निकला क्या? गणेश। तो इस तरीके के शब्द आप योग रूढ़ में समझोगे या पढ़ोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा शब्द का प्रकार है वो किस आधार पे बांटा गया है। रूपांतर प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद हैं। रूपांतर या प्रयोग यानी यूज जिस तरीके से करते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द
क्या होते हैं? विकारी। वे विकारी, उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं जिसका रूप यानी जिसका जो फॉर्मेशन होता है या उसका लिंग, वचन, कारक, काल इन सब के अनुसार बदलता हो। यानी वैसे शब्द जब लिंग आने से या कारक आ जाने से, काल आ जाने से उस शब्द का बदलाव हो गया, उस शब्द का रूप बदल जाए। यानी वैसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इन सभी से बदल जाए, वो ओरिजिनल रूप में ना रहे, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हर बार ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लें ध्यान से कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन चारों टॉपिक में से जितने भी शब्द होंगे ये सभी विकारी शब्द होंगे। ठीक है। अविकारी शब्द, वैसे शब्द, इसको हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय भी कभी कभी सवालों में आएंगे, तो अव्यय देख करके आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। उस शब्द को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है जिसका रूप, जिसका जो फॉर्मेशन होता है, जिसका जो रूप है वो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार न बदले, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो जिस रूप में है उसी रूप में रहे, चाहे उसके पास लिंग, कारक, काल इन सभी में से कोई भी आ जाए, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है दोष, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है। तो वैसे सब जो सदा एक सा ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे हम अव्यय भी कहते हैं या अविकारी शब्द कह सकते हैं। अव्यय शब्द में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, जिसको आप बोलते हो एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडजेक्टिव हमेशा याद रखना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों हो जाएंगे आपके विकारी शब्द। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये जो चार शब्द है, ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक के अंदर जितने भी शब्द आएंगे वे सभी अविकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एंड अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, उसके बाद संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है। शब्द के कुछ और रूप देखते हैं। अर्थ के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो है अनेकार्थी शब्द, यानी जिसके अनेक अर्थ। अनेकार्थी, एकार्थक, एकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ये अनेकार्थी, एकार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द, ये सारे शब्द के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये सभी जो टॉपिक हैं ये सभी अर्थ के आधार पे आते हैं, यानी अर्थ के आधार पे तात्पर्य ये है कि उसके मतलब, उसके सेंस, उसके अर्थ के आधार पे जो शब्दों को बांटा गया है वो इस तरीके से है। इसका मैं अलग अलग भी वीडियो आप लोग देखोगे, मैं बनाऊंगी। ठीक है। तो ये अर्थ के आधार पे हमने शब्दों के भेद देखे। कभी कभी बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं कि वो किसी भी शब्द को एक ही बनावट के हिसाब से देखते हैं। जैसे आप अक्सर ऐसी गलती करते हो कि आप सारे शब्द को समझ लेते हो कि इस शब्द की विधि उपसर्ग विधि ही है या इस शब्द की विधि प्रत्यय विधि है। ऐसा नहीं है। हर एक शब्द की जो विधि होती है यानी उसकी जो बनावट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कोई कोई शब्द उपसर्ग विधि से बनता है, कोई शब्द प्रत्यय विधि से, तो कोई शब्द संधि विधि से और कोई शब्द समास विधि से। तो जो शब्दों की जो रचना होती है उसकी बनावट होती है। जैसे यौगिक से आपने पढ़ा, यौगिक शब्द, ये सारे जो शब्द होते हैं ना ये अलग 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 विधि के रूप से बने होते हैं। जैसे अगर कोई शब्द है कुपुत्र, एक शब्द है कुपुत्र, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा? कु। तो आप कहोगे कि ये उपसर्ग विधि से बना हुआ है। कौन सी विधि से बना हुआ है? उपसर्ग विधि से, ठीक है। यज्ञशाला, इसमें शाला प्रत्यय है
तो ये कौन सी विधि से बना हुआ है? प्रत्यय विधि से। तो शब्द कितने रूप से बनते हैं, उनकी कौन कौन सी विधि होती है? वो होती है एक उपसर्ग विधि से, दूसरा प्रत्यय, उसके बाद संधि और समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो हर एक शब्द को उपसर्ग विधि से बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उपसर्ग विधि से बनने वाले कौन से शब्द हो सकते हैं, प्रत्यय विधि से बनने वाले कौन से शब्द, संधि से कौन कौन सा शब्द बना हुआ है और समास से कौन कौन सा शब्द बना हुआ है। आगे की क्लास में, आने वाले दिनों में मैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये सारे वीडियोस में डालूंगी। उसमें आप डिटेल से जानोगे कि उपसर्ग विधि से कौन कौन से शब्द बनते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है। आज आपने पढ़ा शब्द और शब्द के विभिन्न रूप, अलग अलग बेस पे, अलग अलग आधार पे, रचना, स्रोत, बनावट, अर्थ, इन सभी के आधार पे आपने शब्दों के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तब तक आप पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।